हेलो एवरीवन, फिर से एक बार फिजिक्स क्लास में स्वागत है आपका। तो लास्ट क्लास में जो बात हो रही थी प्लेन मिरर की कंडीशन थी, तो आज भी उसी क्रम में आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे लास्ट में क्या पढ़ाया था, रोटेशन ऑफ मिरर पढ़ा रहे थे ना, तो रोटेशन ऑफ मिरर पे एक क्वेश्चन भी दिया था। तो उसी टाइप से एक और क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए कैसे था, एक प्लेन मिरर है, इससे x दूरी पर एक कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। यहाँ पे व्यक्ति की हाइट है y। जब ये मिरर ऐसे रखा गया, मतलब इसके एकदम सीधे, तो जो भी किरण यहाँ से चली वो सीधे टकरा के वापस आ रही, मतलब इसके पैर नज़र आए। फिर इस मिरर को कितने पर मोड़ दिया जाए किस व्यक्ति का शीर्ष दिखने लगे। तो अगर इसको मान लो मोड़ देते हैं थीटा पर, इस मिरर को ऐसे हमने कितने पर मोड़ा, थीटा पर मोड़ दिया, तो क्या दिखाई देने लगा, इसका शीर्ष भी दिखने लगा, मतलब रे ऐसे जाने लगी। तो दर्पण को थीटा पर मोड़ने से परावर्तित किरणें जो होती हैं वो कितने पर घूमती हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे जो होती हैं वो 2 थीटा पर मूव कर जाती हैं। अब क्या लिख सकते हैं यहाँ से, 2 थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, वाई बाई 2x। तो कितने एंगल पर मोड़ा, तो वाई बाई 2x पर मोड़ दिया। ठीक, तो ऐसा अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बहुत आसान होते हैं, आप लोग लगा लेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो उसके लास्ट में भी एक क्वेश्चन दिया है इसी पर, तो उसको अपने आप से ट्राई कर लेना। ठीक है, बट एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ जो भी थीटा चलते हैं वो थीटा किस बेस में होते हैं, वो थीटा हमेशा वैसे रेडियन में ही आप काउंट करेंगे। जैसे मान लो 2 डिग्री पर मोड़ा तुमने, ठीक, तो 2 डिग्री पर अगर मोड़ दिया तो अगर साइन 2 थीटा अगर लेना है, क्योंकि थीटा छोटे होते हैं तभी त्रिकोणमितीय फलन ले भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या किया था, tan 2 थीटा लिया था मैंने। अब ये कितना बना, वाई बाई एक्स। थीटा बहुत स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट होने की वजह से tan थीटा को अप्रॉक्सीमेट 2 थीटा लिखना पड़ा। ठीक, बट ये ध्यान रखना अगर कहीं ऐसा ना हो कि तो ये किस में पड़ा है, तो ये रेडियन में ही काउंट करोगे आप। ठीक, इसको रेडियन में ही ले जाना पड़ेगा। कैसे, अगर मान लो कहीं लिखा है साइन 2 डिग्री, ठीक, तो इसको अगर छोड़ दो, कह दो कि हाँ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो 2 डिग्री इज इक्वल टू 2। अब 2 साइन में माना ही नहीं होता, साइन का अधिकतम मान कितना होता है 1, तो ये 2 क्या है, 2 को आपको पाई बटा 180 लेना पड़ेगा साथ में। ठीक, रेडियन में बना करके फिर रखने होते हैं यहाँ पर। ठीक, इस तरीके से। तो ये तो कंडीशन थी केवल किसकी, प्लेन मिरर के रोटेशन की। अब देखो वेलोसिटी पे बात करते हैं। इसके बारे में भी आप लोगों को बताया गया होगा, पढ़ के आओ हाई स्कूल में, वेलोसिटी इन मिरर। ठीक, तो इसमें देखो आपको ये पढ़ाया गया कि जैसे अगर कहा गया कि एक प्लेन मिरर है, शुरू में आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखी यहाँ पर और ये इसकी तरफ चली 2 मीटर पर सेकेंड से, तो इसकी इमेज, तो इमेज पहली बात होगी कितनी दूरी पर, तो इमेज जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है ठीक उतनी दूरी पर इमेज होगी। अब अगर ऑब्जेक्ट चली 2 मीटर पर सेकेंड से, तो इमेज कितने से चली, तो बताया गया आपको कि वो इमेज भी चलेगी 2 मीटर पर सेकेंड से। ये तो ठीक है इस पर। लेकिन अगर मान लो ये कह दिया जाए कि मिरर भी साथ में चलने लगे, या फिर ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर कुछ कोण बना के चलने लगे, तब कैसे वहाँ पर उसकी स्पीड निकालोगे इमेज की। तो साधारण केस देखो, जो सिंपल केस है वो आपकी बुक्स में दिया गया है। क्या दिया गया कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, मतलब वी ओ एम, ओ से मतलब ऑब्जेक्ट, एम से मिरर, ये मिरर हो गया, इज इक्वल टू होता है माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये फार्मूला होता है। माइनस क्या दर्शाता है, अगर ये इधर तो उधर को। ठीक, ये चीज़। लेकिन इस फार्मूले को अगर आप तोड़ के लिखना चाहो तो तोड़ोगे कैसे, इसको देखो लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ मिरर, सॉरी ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। इस माइनस से इसको ओपन करो तो क्या आएगा, वी एम इज इक्वल टू माइनस वी आई प्लस वी एम। हमको निकालना होगा इमेज की स्पीड, हमेशा के लिए फार्मूला बना लो। तो इसको अगर इधर लाओ तो इन सबको इधर ट्रांसफ़र करो, तो वी आई इज इक्वल टू क्या निकल के आया यहाँ से,
इन सबको इधर ट्रांसफ़र करिए, तो Vm इधर आ गया तो बन गया 2Vm, और Vo इधर आ गया तो काहे का बन गया माइनस का। तो ये फार्मूला यहाँ से निकल के आया किसके लिए, वेलोसिटी की इमेज, मतलब वेलोसिटी इमेज की अगर निकालनी है तो। लेकिन कब, जब मिरर भी चल रहा हो तब। अगर मान लो मिरर रेस्ट पर है, ठीक, कई के कंडीशन होती हैं इसकी। अगर मिरर मान लो रेस्ट पर है तो Vm इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अगर Vm इसमें 0 करो तो Vi इज इक्वल टू Vo कितने से आ रहा है 2 से, तो 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। माइनस क्या दर्शा रहा है, ऑब्जेक्ट इधर आ रही तो इमेज उधर गई। ठीक, ध्यान क्या रखना है इसमें, देखो कार्तीय तल वाली कंडीशन याद रखना। अगर इधर की ओर कोई वस्तु मूव कर रही तो प्लस में, इधर की ओर जा रही तो कैसे काउंट करोगे आप माइनस में, क्योंकि इधर वाले मान माइनस में x के लिए जाते हैं। ठीक है, इधर चले तो प्लस में काउंट करते हैं। तो ये फार्मूला यहाँ से बना ऐसे। अब अगर इसी क्वेश्चन में आपसे हम ये पूछ लें, अगर मान लो मिरर की स्पीड यहाँ पर ऐसे दे दी जाए 6 मीटर पर सेकेंड इधर की ओर, अब पूछा जाए बताइए इमेज की स्पीड क्या होगी। तो जो भी प्रतिबिंब बना उसकी स्पीड अगर निकालनी तो आप ये फार्मूला लगाइए यहाँ से। क्या लिखोगे, Vi इज इक्वल टू 2। अब Vm कितना, तो देखो मिरर की स्पीड है 6, किधर की ओर है उस साइड में तो -6। स्पीड ऑब्जेक्ट की कितनी, तो इधर की ओर है तो प्लस की, तो ये माइनस लेना ही पड़ेगा। तो कितना बना, -12 -2 कितने आ गए, -14 मीटर पर सेकेंड। ठीक, 6 दूनी 12 और 14, ठीक 14 मीटर पर सेकेंड। मतलब इमेज चलेगी इधर की ओर ही, इधर माइनस है इसका मतलब उधर, कितनी स्पीड से, तो 14 मीटर पर सेकंड से चलेगी। ठीक, तो अगर मिरर की स्पीड दी है तो आप इस फार्मूले का उपयोग करके निकालेंगे। अब यही याद रखिए हमेशा के लिए। ठीक, दूसरा अगर मान लो एक और सवाल रिसीव कर लेते हैं। अगर मान लो हम कह दें कि एक मिरर है, प्लेन मिरर है, इधर की ओर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और एक ऑब्जेक्ट जो है इधर की ओर चली 3 मीटर पर सेकेंड से, तो बताइए इमेज जो बनेगी उसकी स्पीड क्या होगी। तो Vi इज इक्वल टू 2Vm, Vm कितना 2, इधर है तो प्लस का, माइनस Vo उधर जा रहा है तो माइनस का रखोगे, तो कितने बन गए, 2 दूनी 4 और प्लस 3 3 4 3 7 मीटर पर सेकंड। 7 मीटर पर सेकंड का मतलब जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतने पर इमेज होगी, लेकिन डायरेक्शन उसकी अपोजिट होगी। ठीक, तो इस फार्मूले का यूज करके आप स्पीड निकालेंगे। अब अगर मान लो सब कंडीशन यही है, ठीक, मिरर वही है, ऑब्जेक्ट चले पैरेलल इसके, ठीक, समांतर। मान लो ऐसे कह दें कि ऑब्जेक्ट जो है 2 मीटर पर सेकंड से जा रही, तो इसकी इमेज कितने से नज़र आएगी। तो इस केस में क्या होता है, इमेज बनी है जितनी दूरी पर उतने पर, और इमेज भी कितने चलेगी 2 मीटर पर सेकंड से। देखो इसमें कुछ नहीं होता है। अगर मिरर के लंबवत कोई वस्तु चल रही है, परपेंडिकुलर अगर वस्तु चाहे पास आए चाहे दूर जाए, उस केस में कंडीशन चेंज होती हैं। लेकिन अगर समांतर, दर्पण के समांतर वस्तु दौड़ती है तो उस केस में उसकी स्पीड उतनी ही रहती है, भले ही मिरर क्यों ना चले। अगर मान लो हम कह दें कि दर्पण चल रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, तो दर्पण भी अगर ऊपर 1 मीटर पर सेकंड से चलता है तो उस केस में कुछ भी परिवर्तित नहीं होगा। आपको इस फार्मूले की आवश्यकता नहीं है। ये फार्मूला आप तब लगाएंगे जब दर्पण से वस्तु लंबवत चलेगी, परपेंडिकुलर चलेगी, चाहे मिरर की तरफ आए चाहे मिरर से दूर जाए। ठीक, तब ये फार्मूला लगाएंगे। बाकी समांतर में कोई फार्मूला नहीं लगता है। उस केस में जितने से वस्तु चलती है उतने से ही उसकी इमेज चलती, भले ही दर्पण क्यों ना चल रहा हो। ठीक, तो दूसरा कॉन्सेप्ट इसका हुआ। अब इसी में अगर हम ये आपसे ये कह दें कि मान लो ये दर्पण जा रहा है ऐसे 1 मीटर पर सेकंड से इधर, ठीक, कोण वाला चेक कर लो एक, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक है वो 2 मीटर पर सेकंड से जा रही, कोण यहाँ से बनाया 60, एंगल कितने का बनाया 60 का। तो देखो अगर कोण बन जाएगा तो उसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे आपको। तो इसका घटक क्या लिखोगे, 2 cos 60, तो ऊपर हो जाएगा 2 sin 60। sin 60 का मान कितना, √3/2, मतलब ये वैल्यू आई √3। ठीक, मतलब ऊपर वाला जो कंपोनेंट बना कितना बना, √3 बन गया। इधर वाला cos 60 का मान 1/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो कितनी आ गई, 1 मीटर पर सेकंड इधर स्पीड आई।
अब आपको देखो ये पता है कि इमेज जो बनेगी वो जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतने पर ही इमेज बनेगी इसकी, ठीक, प्रतिबिंब उतने पर बनेगा। लेकिन दो कॉन्सेप्ट आपको पता हो गए कि अगर लंबवत वस्तु आती है तो वही वाली स्पीड के लिए फार्मूला लगाएंगे, बाकी जो समांतर गति होती है उस पर कोई फार्मूला नहीं लगता है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा यहाँ से कि ये वाला कंपोनेंट जो है वो चेंज होने वाला नहीं है, ये स्पीड उतनी ही रहेगी। कितनी बनी? √3, ठीक, √3 हो गई ऊपर। अब अगर ध्यान से देखो तो चेंज कौन होगी? ये स्पीड चेंज होती है लंबवत वाली, तो इमेज की स्पीड यहाँ से निकाल लो। 2 Vm कितना? तो उधर को तो -1, वीवो कितना हो गया? तो वीवो है 1, तो यहाँ बने -2 और -1, कितने बन गए? तो -3 मीटर पर सेकंड। माइनस का मतलब इधर, तो ऐसे -3 मीटर पर सेकंड, और ये बनी इतनी मीटर पर सेकंड। ऊपर वाला नहीं चेंज होगा, कौन चेंज होगा? लंबवत। अब देखिए यहाँ पर जब जैसे 2 से यहाँ कहा गया था तो परिणामी निकाल के अब आंसर देंगे। तो यहाँ पर स्पीड कितनी बनी इमेज की? तो ये बनी इमेज। तो इमेज की जो फाइनल इमेज बन के आई, इमेज की जो फाइनल स्पीड बनी वो क्या बनेगी? √, इसका स्क्वायर 3 और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, 9 3 कितने बने? 12, तो √12 मीटर पर सेकंड ये बनी स्पीड। तो कोण अगर होगा तो इस तरीके से आप स्पीड वहाँ पर निकालेंगे, ठीक। तो स्पीड पर भी बात होगी। स्पीड में 2 स्थितियाँ आई, एक लंबवत आई, दूसरी समांतर आई। समांतर में कुछ नहीं बदलना होता, लंबवत में बदलना होता, तो उसके लिए फार्मूला ये हमेशा लगाइए, ठीक। ये तो थी स्पीड की बात। अब देखिए इमेज, अगर 2 दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे हों, ठीक, 2 मिरर अगर एक दूसरे के ऐसे समांतर रखे हैं तो वहाँ पर कितनी इमेज बनती हैं? जैसे इस तरीके से, ये 2 मिरर ऐसे रखे हैं। कहीं अगर मान लो मॉल वगैरह में आप लोग जाएं तो वहाँ पर देखिए ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। बीच में खड़े हो जाओ, सब तरफ अगर मिरर लगाओ तो उसके अंदर देखो तो आपकी इमेज बहुत दूर तक दिखती चली जाती है, जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक। तो स्थिति क्या होती है? अगर 2 दर्पण समांतर, देखो आपको ये सिखाया गया है कि अगर 2 दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे होते हैं, उसके बीच में कोई वस्तु रखी जाती है तो उसके प्रतिबिंब जो है अनंत तक बनते चले जाते हैं, ठीक, इनफाइनाइट में। तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो अनंत बनेंगे, ठीक। लेकिन कैसे बनेंगे, ठीक, वो सीखना है आपको। तो बनाने का देखो तरीका क्या है, पहले एक तरीका देख लो, फिर आपको जैसे स्थिति कही जाए तो डायरेक्ट भी बता रहे हैं कैसे। मान लो हम कह दें कि यहाँ से 2 सेंटीमीटर पर और इधर से 3 सेंटीमीटर पर कोई एक वस्तु रखी गई, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ये। तो प्रतिबिंब कैसे अनंत तक बनते हैं? तो देखो प्रतिबिंब बनाना आपको आता है। अगर एक दर्पण को मानो यहाँ पर, तो जब ये किरण इस पर गिरी ऐसे, तो प्रतिबिंब कहाँ बना? तो जितनी दूरी पर वस्तु थी 2 सेंटीमीटर पे बना, 2 पर वस्तु थी तो 2 पर बना। अब ये तो वापस होगी किरण, तो वापस होके किस पर पड़ी? दूसरे वाले पर ऐसे। अब इस दर्पण के लिए ये क्या बन गई? तो पहले वाले के जो प्रतिबिंब होगा, इमेज होगी, वो पहले की वस्तु दूसरे की वस्तु बन जाएगी। यहाँ पर देखिए, तो इस दर्पण के लिए ये जो बना ये वस्तु बन गई। ये आप सोचो, अगर ये दर्पण ना होता तो वस्तु यहाँ रखी होती। ये अगर देखेगा यहाँ से तो इसको क्या लगेगा? वस्तु यहाँ रखी है। अब ये किरण तो यहाँ से, अब इसके लिए इमेज, तो इसके लिए वस्तु कितनी दूरी पर है? देखिए 3, 2, 5 और 2, 7, 7 पर है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? 7 पर ऐसे। अब ये किरण ऐसे निकल ली ऐसे, आगे और भी बनेंगे क्योंकि दर्पण छोटा लिया है ना, बड़ा होता तो और भी बनते चले जाते ऐसे। तो 7 पर बनी स्थिति है। अगर ये 7 पर टकराई, तो अब इस दर्पण पे अगर 7 पर टकराएगी तो इस दर्पण के लिए ये वस्तु हो गई, तो कितनी दूर है? 7, 3, 10 और 2, 12। तो इमेज कितने पर बनी है? आगे 12 पर बन गई। ये तो एक दर्पण की कहानी थी। इस पर भी किरण पड़ेगी, एक साथ पड़ती है, लेकिन हम डायग्राम एक एक करके बनाते हैं, ठीक। अब यहाँ से जब किरण इस पर पड़ी तो इससे आगे कितने पर वस्तु है? 3 पर। तो प्रतिबिंब कितने पर बना? 3 पर बना। जितने पर वस्तु उतने प्रतिबिंब। तो ये किरण ऐसे टकराएगी और ऐसे वापस हुई, ये टकरा के वापस हो गई। इस दर्पण के लिए ये वस्तु हो गई, कितने पर बनी? तो 3, 3, 6 और 2, 8। कितने पर बना? 8 पर ऐसे। अब इस दर्पण पर जब पड़ी तो इससे फिर वापस होगी, तो इसके लिए वस्तु कितने पर है? तो देखिए 8, 2, 10 और 3, 13। तो कितने पर प्रतिबिंब बना गया? 13 पर।
इस तरीके से किरण टकराते हुए ऊपर तक चली जाती हैं। तो कहाँ तक जाएंगी ये? ऊपर अनंत तक। तो अनंत तक ये किरणें टकराते चले जाएंगे, उनके प्रतिबिंब बनते इस प्रकार से चले जाते हैं, ठीक। लेकिन अगर मान लो आपसे कोई डायरेक्ट पूछे कि इसमें बताइए तीसरी स्थिति कितने कितने पर बनी, तो तीसरी स्थिति अब यहाँ डायग्राम बनाने पता चला यहाँ पर 12 पर बनी और यहाँ पर कितने बनी? 13 पर। तो हर जगह पर डायरेक्ट ये डायग्राम बना करके आप नहीं निकालेंगे। तब क्या करेंगे? इस तरीके से लिख लीजिए, जैसे एक दर्पण हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक। तो इनको ऐसे लिख लो, 1 और 2। अब पहले की पहली प्रतिबिंब लिख लो। तो पहले वाले का जो प्रतिबिंब बना वो कितने पर बना है? देखिए, तो पहले वाले का प्रतिबिंब 2 पर है और दूसरे वाले दर्पण का प्रतिबिंब कितने पर है? 3 पर है, ऐसे लिख लेना। बीच का गैप कितना है? तो 3 2 कितने बने? 5। तो जितना बीच का दूरी हो वो जोड़ लीजिए और उसको इनमें जोड़ते चले जाओ तिरछा ऐसे। इसमें 5 जोड़ो तो 5 2 कितने बने? 7। इसमें जोड़िए 5 तो 5 3 कितने हो गए? 8। इसमें 5 जोड़ो तो 8 5 कितने हो गए? 13। इसमें 5 जोड़िए तो कितने बने जा करके? तो 7 5 12। तो ऐसे जोड़ते चले जाएंगे तो आपको ये कंडीशन मिलती चली जाएंगी। तो देखिए पहली कितने पर है? 2 और 3 पर, तो 2 और 3 पर है। दूसरी कितने पर है? 7 और 8 पर है, तो दूसरी 7 और 8 पर बनी। तीसरी कितनी? 13 और 12 पर है, तो 13 और 12 पर। तो इस तरीके से स्थितियाँ इनकी बनाते आप डायरेक्ट चले जाएंगे, ठीक। कोई पूछ ले जाएगा और इसमें 5 5 जोड़ दो और भी बनते चलें, तो कहाँ तक गई ये? अनंत तक, ठीक। तो कोई भी आपसे ऐसा पूछा जाए क्वेश्चन तो आपको पता है अनंत तक बनेंगे, लेकिन स्थिति पूछ लीजिए कौन कौन सी होंगी, तो उनको आप इस तरीके से रे डायग्राम कोई पूछे तो आप ऐसे बना के दिखा सकते हैं, क्योंकि आपको बनाना आता है, ठीक। अब स्थितियाँ पूछे तो आप फिर मन में तुरंत ऐसे कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। तो ये तो खैर कंडीशन बनी। 2 दर्पण अगर समांतर रखे उनके बीच में कोई वस्तु रखी हो तो उनके प्रतिबिंब कहाँ तक बनते हैं? अनंत तक। चलो ठीक, अनंत तक बने। लेकिन हर जगह पर ये चीज़ लग जाना ज़रूरी नहीं है। कैसे? देखिए, अगर ऐसे पूछा जाए, एक दर्पण ऐसे है और एक दर्पण ऐसे है, मिरर ऐसे रखा है, ये प्लेन मिरर ही है, ठीक। अब ये ध्यान से देखो तो एक दूसरे के समांतर हैं। ये दर्पण कैसे एक दूसरे के समांतर हैं? अब कहा जाए कि यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, यहाँ से कितनी दूरी पर? d दूरी पर, यहाँ से भी कितनी दूरी पर? d दूरी पर। तो अब कह दिया जाए कितने प्रतिबिंब बने, तो अब अनंत मत बोल देना। क्यों? क्योंकि देखो अगर ये किरण इस पर पड़ी तो प्रतिबिंब इससे कितने बना? तो इधर d पर वस्तु है तो प्रतिबिंब भी बना कितने पर? d पर। यहाँ पर इमेज बनी। अब ये ऐसे किरण चली तो ऐसे टकरा के निकल गई। ये किरण जो टकराने के बाद वापस हुई, ये अब इस पर नहीं टकराएगी। तो जब टकराएगी नहीं तो आगे प्रतिबिंब बनना असंभव है। तो पहले वाले दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बना केवल 1। दूसरे में देखो, अगर ये किरण यहाँ पर पड़े ऐसे तो इसका प्रतिबिंब कितने पर बनेगा? तो जितनी दूरी पर वस्तु इससे है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बना। तो अब ये टकराने के बाद किरण ऐसे निकल गई। तो अब ये जो किरण परावर्तित हुई है, रिफ्लेक्ट हुई है, ये अब इस पर पड़ने वाली नहीं है। तो जब पहले वाले पर पड़ेगी नहीं तो इसका प्रतिबिंब अगला बनेगा नहीं। तो कितने प्रतिबिंब बने? 2 ही प्रतिबिंब बने। तो समांतर दर्पण अगर 2 रखे हैं, उनके बीच में कोई वस्तु रखी जाए तो उसके प्रतिबिंब अनंत तक तो बनेंगे, लेकिन कब? जब एक दर्पण अगले दर्पण के फील्ड ऑफ व्यू में आए, उसी के समकक्ष सामने रखा हो। अगर एकदम सामने नहीं है, ऊपर नीचे हैं समांतर, तो फिर प्रतिबिंब कितने बनेंगे? तब 2 ही प्रतिबिंब आप बोलेंगे, ठीक। तो ये कंडीशन थी। तो दोनों बातें आपको सीखनी थी यहाँ से, ठीक है। ये मत बोल देना यहाँ पर। हाँ, लेकिन अगर ये थोड़ा सा भी ऊपर बात हो जाती, क्रॉस करा देते, तो कितने? तो अनंत बन जाते फिर, ठीक। तो ये तो थी कहानी इसकी बेस्ड। अच्छा, अब और देखिए, कुछ छोटे मोटे एग्जाम में क्वेश्चन इस पर आते हैं। 2 दर्पण इतने कोण पर रखे गए तो बताइए कितने प्रतिबिंब बने, तो उसको भी चेक करते हैं। पहले डायग्राम बना के चेक करते हैं, उसके बाद में डायरेक्ट बताते हैं। देखिए, ये 2 मिरर ऐसे रखे गए, ठीक, एक दूसरे के लंबवत रखे गए 90 पर। पहले वाले दर्पण से a दूरी पर और दूसरे वाले दर्पण से भी कितने पर? a दूरी पर। ये बराबर दूरी का मतलब सिमेट्रिकल रखे गए एक दूसरे से, ठीक। अनसिमेट्रिकल का मतलब होता कि 1 से 2 सेंटीमीटर तो अगले से 3 सेंटीमीटर बराबर ना हो तो अनसिमेट्रिकल बोलेंगे।
तो बताइए कितने प्रतिबिंब बने। तो दो दर्पण एक दूसरे से 90 कोण पर रखे हैं, ठीक। तो अगर देखो कि पहले इस दर्पण के लिए देखो तो इसे जितने पर वस्तु है प्रतिबिंब कितने बनेगा, उतने पर ही बनेगा। ऐसे कितनी दूरी पर, तो ये दूरी हो गई ए पर वस्तु, तो ए पर प्रतिबिंब बना I1। कैसे बना, तो ये किरण जब इस पर पड़ी ऐसे तो ऐसे टकरा के निकल गई, ऐसे पड़ी और इस पर टकरा के निकल गई। सही समझना, एक एक चित्र, एक एक लाइन को सही समझना है, ठीक। वरना डायग्राम बहुत खतरनाक बन जाते हैं इनके। किरण पड़ी, टकरा के निकल गई, तो प्रतिबिंब यहाँ बना गई। अब ये किरण यहाँ टकराने वाली नहीं है, तो ये तो काम की बची नहीं, इसको जाने दो। लेकिन दूसरी किरण जो यहाँ चली ऐसे पड़ी, तो वो इमेज कहाँ बनाई, ऐसे निकल गई, मतलब इस तरीके से, और ऐसे वापस हो गई, ठीक। इमेज वही एक ही बनी। लेकिन ध्यान से देखो तो ये जो दूसरा दर्पण है, यहाँ से ये यहाँ तक जो रखा हुआ है, इसके लिए वस्तु ये बन गई, क्योंकि यहाँ से किरण उस पर जाके पड़ी है ना, तो वस्तु हो गई ये। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो जितनी दूरी पर दर्पण से वस्तु है, ठीक उतनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बना यहाँ पर I2, ठीक। अब ये दूरी a थी, तो ये भी दूरी कितनी हो गई a, तो ये भी कितनी हो गई a। अब प्रतिबिंब बना कैसे, तो देखिए इसको अगर हम मिलाएं इससे, तो ये ऐसे किरण निकल गई, ये इमेज बन गई, ठीक। इस दर्पण के लिए वस्तु बनी, तो प्रतिबिंब यहाँ बना 2। ये एक दर्पण की कहानी केवल हुई है। अभी दूसरे की देखिए, इस वाले की, इससे जितनी दूरी पर वस्तु है, ठीक उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बना डाली है। यहाँ पर ऐसे, तो ये प्रतिबिंब बनेगा 3। कैसे, तो जो किरण ऐसे पड़ी इस पर, वही तो ये प्रतिबिंब बनाएगी ऐसे, तो ये निकल गई ऐसे, टकराई और ऐसे निकल गई, प्रतिबिंब वहाँ। और जो किरण यहाँ पर ऐसे पड़ी इस पर ऐसे, तो वो इमेज कहाँ बनाएगी, तो वो इमेज यहाँ बनाई ऐसे, यहाँ पर पड़ी, ऐसे वापस हुई, ऐसे गई और ऐसे वापस। ध्यान से देखो तो इसकी इमेज जो है वो यही हो गई ऐसे। तो ध्यान, अब देखिए दो दर्पण दिए थे, 90 कोण पर रखे गए थे, तो उनके कितने प्रतिबिंब संभव हो पाए, तो 1 2 3। अब देखिए सभी प्रकार की किरणों को हमने यहाँ पर एनालिसिस कर लिया, सभी किरणों का। तो दोनों के प्रतिबिंब कितने बने, तो 1 बना, 2 बना और 3 बना। लेकिन ध्यान से देखो तो ये जो पहला प्रतिबिंब बना है वो केवल और केवल एक बार परावर्तन के बाद बना। इसका जो ये प्रतिबिंब 3 बना है वो भी एक ही परावर्तन के बाद बना, लेकिन ये प्रतिबिंब बना है पहले वाले की वजह से भी और दूसरे वाले की वजह से भी। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बने 3, लेकिन 2 प्रतिबिंब एक परावर्तन से बनते हैं, और जो एक और बना, पहला तीसरा जो बना वो एक परावर्तन से बना, और दूसरा जो बनता है वो 2 परावर्तन से मिलके बनता है। तो प्रतिबिंब कितने निकल के आए, यहाँ से 3 बन गए हैं, ठीक। अब अगर मान लो इसी में एक दूरी B कह दी जाती, एक दूरी A कह दी जाती, या एक 3 सेंटीमीटर एक 4 सेंटीमीटर, कोण उतना ही रखा जाता, तो भी कितने बनते प्रतिबिंब, तो भी 3 आप बताते, ठीक। तो अब हर जगह पर ये डायग्राम बना देना बहुत दिक्कत वाली बात है। तो क्या करेंगे, जितना दिया गया हो, जितने कोण पर कहा गया, जैसे 2 दर्पण ऐसे रखे गए थे, सही समझना इसको, क्यों किताब वाले फार्मूले आप यहाँ नहीं लगाने वाले। कोण कितना है 90, तो इसको तुरंत 2 पार्ट में बांट दीजिए, ठीक, 2 पार्ट में बांटिए। वस्तु से दर्पण का जो कटान बिंदु है उसको आप मिलाइए, तो ये कोण कितना बना 45, ये भी कितना बना 45, दोनों को लिख लो ऐसे, ठीक। बीच का टोटल कोण कितना है, तो 90, तो 90 जोड़ते जाओ, इसमें 90 जोड़ो 135, इसमें 90 जोड़ो 135, ठीक। अब आगे अगर और जोड़ोगे तो 180 क्रॉस कर जाएंगे। 180 मुझे क्रॉस नहीं करना है, ठीक है, 180 नहीं क्रॉस कराना है, क्योंकि अगर ये इस प्रतिबिंब की बात करो तो ये प्रतिबिंब इससे इस वाले के इधर है और इस वाले के इधर है। 180 से आगे की बातें अब नहीं करनी यहाँ से, क्योंकि आगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 से ज़्यादा आ जाएंगे, तो उनको छोड़ दीजिए। लास्ट जो इमेज बने उन दोनों को आपस में जोड़ लो। इसके हिसाब से कितनी बन रही, 4 बन रही। अब 180 पे नहीं जाना है, ठीक। तो दोनों को जोड़ो, 135 और 135, और जितना जोड़ रहे थे वो भी जोड़ लो। तो ये कितने बन के आए, 5 5 10 और 3 3 6,
और 9 16 हो गए, और 1 1 2 और 3 360, जोड़ कितना बना 360 बन गया। अगर जोड़ 360 आ जाए तो जितना बना उसमें से एक छोड़ देना है, बाकी जो बचेंगे वही प्रतिबिंब हो जाएंगे। 360 से अगर कम है या 360 से अगर ज़्यादा है तो जितने आएंगे उतने ही आपको जोड़ लेना है, बट ये है कि 180 से आगे आपको नहीं जाना है। ये 360 क्यों हुआ, क्योंकि ध्यान से देखो, अगर हम इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, तो वस्तु और कटान बिंदु, प्रतिबिंब कटान बिंदु, प्रतिबिंब कटान बिंदु की दूरियां बराबर होंगी। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, अगर कंप्लीट करें तो एक सर्कल बन जाएगा, बना वृत्त, और वृत्त बना तो वृत्त का टोटल कोण कितना होता है 360। तो 360 से अगर ज़्यादा की बात होगी तो सब जोड़ लेना है, कम की है तो तब भी जोड़ लेना है। अगर 360 आ गया तो कितने लेना है, एक कम करके लेना है। तो ये तो की स्थिति थी इस टाइप की, ठीक। चाहो तो एक आधा सवाल इस पर और कर लेते हैं। देखिए अगर मान लो ऐसे कहा जाए कि दो दर्पण ऐसे रखे गए, एक दूसरे से 60 अंश पर, तो 70 लेते हैं, ठीक। अब कितने प्रतिबिंब बने तो इसको तोड़ दो, चाहे बराबर बांटो चाहे कम ज़्यादा में। मान लो हम इसको कम ज़्यादा में तोड़ रहे हैं, ठीक। एक को कर लिया 30 और एक को कर लिया 40, तो ऐसे लिख लो, एक तरफ 30 एक तरफ 40, बीच का टोटल कितना 70, तो 70 जोड़िए इसमें, 7 3 10 110, सॉरी 100 हुआ। इसमें जोड़िए तो कितना आया 110 आ गया। अब इसमें 70 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 180, तो 180 छोड़ देना है, ठीक। इसमें अगर जोड़ो, इसमें अगर 70 जोड़ो तो कितना आ गया 170 आ गया। तो जो लास्ट में आए 180 मिल गया, तो अब यहीं पर रुक जाइए, इसको तो छोड़ ही देना है। बचा कितना 170, चाहो तो 100 इसमें ले लो जहाँ से बन के आया, फिर कितने जोड़ दो 70, तो कितने बने 0 0 0 हो गया, 7 7 14 हो गए, और 1 1 2 और 1 3 340, 360 नहीं है तो कितने प्रतिबिंब बन के आए, तो सामने लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5, तो प्रतिबिंब कितने बने 5 बने, ठीक। तो इस तरीके से अगर दो मिरर एक कुछ कोण पर रखे होते तो उनका फार्मूला इस तरीके से चेक करते हैं। ये जो तरीका है कभी गलत नहीं होगा इससे। अब किताब वाला फार्मूला क्या है, देखिए किताबों में देखो ये दिया होता है, कंडीशन होती है इसके लिए, अगर 360 बटा थीटा क्या है इंटीजर है, ठीक। इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार की संख्याएं आ रही हों, ठीक है। तो 360 बटा थीटा अगर डिवाइड करने पर कैसा आ रहा है, सम आ रहा है, ठीक, इवन आ रहा है। तो इवन के दो रूल हैं, चाहे वस्तु रखी हो सिमेट्रिकल, चाहे रखी हो अनसिमेट्रिकल, उसमें हमेशा फार्मूला आपको क्या लगाना है 360 बटा थीटा माइनस 1, क्या निकालने के लिए, प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए, ठीक। ये फार्मूले हैं किताबों में दिए गए इस तरीके से। अगर 360 बटा थीटा कैसा हो, ऑड हो, विषम अगर आ जाए भाग करने पर, ये विषम बन जाए, लेकिन कैसा हो सिमेट्रिकल हो, तो उस केस में भी क्या लगाओगे 360 बटा थीटा माइनस 1 ही फार्मूला होगा। लेकिन अगर 360 बटा थीटा क्या हो, ऑड हो, विषम हो, लेकिन अनसिमेट्रिकल हो, बराबर दूरी पर ना हो, तो उस केस में 360 बटा थीटा ही केवल लगाते हैं, ठीक, प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए। तो ये फार्मूले में चाहो तो इनसे निकालना, अदरवाइज उस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। तो ये स्थिति बन गई प्रतिबिंब निकालने की। नेक्स्ट में देखो एक और कंडीशन है इसकी, तो देख लो इसको भी, क्या स्थिति है वो, वेक्टर मतलब सदिश रूप क्या होता है इसका। जैसे अगर कोई किरण किसी पृष्ठ पर गिरे, एक सवाल एक बार पूछा जा चुका है, अपने बोर्ड में नहीं पूछा गया लेकिन सीबीएसई में पूछा गया। क्या कहा कि एक किरण ऐसे गिरी, सदिश दिया गया 5i + 6j और +3k,
फिर कहा कि बताइए जो किरण वापस हुई उसका सदिश क्या बना, परावर्तित किरण का वेक्टर क्या बना। तो वेक्टर फॉर्म अगर पूछ लिया जाए तो उसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक। तो हमको क्या पढ़ना है, वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, रिफ्लेक्टेड रे तो कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक तल मान लीजिए ऐसे, इस तल पर एक नॉर्मल बना दीजिए। लेकिन जो नॉर्मल बनाएंगे उसको हम किससे लिखेंगे, यहाँ एन कैप से लिखेंगे, ठीक। वो कहलाएगा लंबवत सदिश हो जाएगा, एकांक सदिश ही बोलेंगे, लेकिन लंबवत है तो लंब एकांक सदिश। तो इसको हम बोलेंगे क्या, जो नॉर्मल है इस नॉर्मल को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे। पहली बात तो एन कैप है क्या, तो ये कहलाता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, मतलब ये बराबर होता है वेक्टर एन अपान एन का परिमाण, और ये होता है 1 के बराबर, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो से बोला जाता है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हो गया, लेकिन किस पर, यूनिट वेक्टर किस पर लिया, तो जिस पर हम नॉर्मल लेते हैं अभिलंब, उसी के अलॉन्ग लिया है। तो इन सबको देखो डिनोट करना पड़ेगा आपको। तो जो नॉर्मल लोगे उसे लिखोगे एन कैप से, होगा यूनिट वेक्टर कहाँ पर, अलॉन्ग नॉर्मल, ठीक। किसके होगा, नॉर्मल के अलॉन्ग लेना होगा। उसको आप ऐसे ही लिख लेंगे, इसको तुरंत अपने आप से लेना है, ठीक। सवाल कहेगा तो लेना, अदरवाइज अपने आप से ही ले लेना। आपको पता है ये एक्स अक्ष हो गया, ये कौन सा बना, वाई अक्ष, तो जेड कहाँ होगा, बाहर। तो ये जो रखा हुआ है किस पर है, जेड ऐसे, तो तल कहाँ है, एक्स जेड पर है ये, ठीक। सही समझना, क्योंकि पूरा टोटल मैथ का है। अब अगर इस पर कोई किरण गिरी ऐसे, ये किरण गिरी, तो जो किरण गिरेगी उसको भी आप वेक्टर नाम देंगे, एक सदिश से निरूपित करेंगे उसको, लेकिन उस सदिश को आप कैप से ही लिखेंगे, उसको भी यूनिट वेक्टर ही मानेंगे आप। तो ए क्या है यहाँ पर, ए कैप क्या है, यूनिट वेक्टर किसके अलॉन्ग, इंसिडेंट रे, किसके अलॉन्ग है, इंसिडेंट रे, जो आपतित किरण है उसके दिशा में लिया, ठीक। अब अगर ये किरण जब वापस हुई है ऐसे, तो परावर्तित को किससे लिखोगे, उसको भी सदिश नाम दोगे, उसको किससे लिखोगे, बी से, बी कैप से। ये क्या होगा, यूनिट वेक्टर किसके अलॉन्ग, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा, इससे डिनोट कर दोगे। ये नामकरण है, इससे किया है इसको, ठीक। लेकिन उनको मैंने ये नाम दिया यहाँ पर। अगर ये कोण थीटा, ये भी कोण बना थीटा, क्योंकि आई बराबर आर होता है परावर्तन में, तो इसको हटा रहे मिटा। तो कैसे आपको इस हमेशा यही निकालना होगा, कैसे वेक्टर निकालोगे। तो सबसे पहले देखिए, ए किधर बनाया, नीचे को। तो अगर ए को तुम ऊपर की ओर बनाओ ऐसे, इस तरीके से, तो ए की डायरेक्शन जब मैंने नीचे को प्लस मानी, तो ऊपर को अगर बनाओगे तो ए कैप कैसा मानोगे, माइनस का। बी कैसे है, तो बी ऐसे है, तो ये बी कैप हो गया, तो उधर है तो उधर की ओर प्लस में ले लिया। यहाँ ए किधर, नीचे को प्लस में, तो ऊपर किया तो माइनस में। अब जो भी इन दोनों वेक्टर का परिणामी आएगा वो कहाँ आएगा, इनके बीच में, क्योंकि ये थीटा तो ये भी कितना बना, थीटा। तो इन दोनों का जो नया वेक्टर बना वो कहाँ बना, वो बीच में, तो कितना होगा वो, तो बी कैप माइनस ए कैप का परिमाण, उसका डायरेक्ट हम परिमाण निकाल रहे हैं। इन दोनों को एक नया सदिश नाम दिया और उसकी वो किधर है, इस तरीके से। तो इसका परिमाण कितने बराबर होगा, तो देखिए जैसे बी कैप को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी अपान बी का मैग्नीट्यूड, और ये कितने के बराबर होता है, 1 के। ए को क्या लिखोगे, तो माइनस ए कैप जो है, इसको भी अगर लिखो तो क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। तो देखो कोण बना रहे हैं तो इसके घटक भी कर सकते हैं, तो इसका परिमाण बना कितना, 1, तो क्या लिखोगे, 1 इधर से, तो 1 साइन थीटा इधर हो गया, तो इधर क्या बन जाएगा, 1 साइन थीटा इसका, क्योंकि इसका भी परिमाण 1 है। इसका जो एक घटक बना वो इसी पर बना, तो कितना लिखोगे, 1 कॉस थीटा, तो इस वाले का घटक कितना हो जाएगा, 1 कॉस थीटा। तो दोनों जो वेक्टर इन दोनों का नया बना वो किधर है, ऊपर की ओर, उसका मान परिमाण कितने बराबर होगा, तो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक, इस तरीके से। अब अगर ये क्या निकाला हमने, परिमाण,
अब देखो कोई एक सदिश अगर आपको मालूम है, उसका परिमाण मालूम है, परिमाण अगर पता है वो सदिश तुमको पाना है, अगर सोच रहे हो कि मैं उस सदिश ज्ञात कर लूँ कितना था वो, तो सदिश निकालने के लिए क्या करते हैं, उसके परिमाण को डायरेक्शन से गुणा कर लेते हैं जिस पर वो बना है। ये कहाँ बना, तो ऐसे बना। तो अगर इसको हम वेक्टर लिखना चाहें, ये मैग्नीट्यूड हटाना चाहें, सदिश नाम देना चाहें, तो क्या करेंगे, जो इसका परिमाण आया है ये, इसको डायरेक्शन से गुणा कर लो। ये डायरेक्शन इस पर किसकी डायरेक्शन, तो देखो एन कैप है, तो इसको सदिश अगर लिखना चाहो बी कैप माइनस ए कैप, तो ये कितने बराबर हो जाएगा, तो ये होगा 2 cos थीटा इंटू ई एन कैप। क्यों, क्योंकि इस पर कौन सा सदिश है, एन कैप है, इससे गुणा कर दिया, वेक्टर बन गया। अब अगर ये डायरेक्शन, ये कोण निकालना चाहो तो कोण कैसे निकालोगे, देखिए इधर ए कैसे है, तो ए ऐसे है, एन किधर है, तो एन ऊपर को ऐसे है, कोण बीच का कितना है, थीटा, तो इनका डॉट प्रोडक्ट अगर लिखो, जैसे ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा लिखते थे, तो क्या लिखोगे, माइनस ए कैप डॉट एन कैप बराबर, अब ये एकांक सदिश यूनिट वेक्टर, तो क्या लिखोगे, ए का परिमाण एन का परिमाण कॉस थीटा, ए का परिमाण कितना है 1 और एन का कितना है 1 इंटू क्या बन गया कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान कितने के बराबर आया, माइनस ए कैप डॉट एन कैप, तो यहाँ पर लिखिए, तो फार्मूला या बी कैप माइनस ए कैप बराबर -2, ये माइनस और ये 2, ब्रैकेट में क्या बना, ए कैप डॉट एन कैप, बाहर कितना बना एन कैप, ए को इधर भेज दो तो बी कैप बराबर कितना आ गया, ए कैप -2, ए कैप एन कैप, बाहर कितना आया एन कैप। ये फार्मूला निकल गया। ये फार्मूला आपको केवल याद रखना है बस, ठीक। अगर कोई किरण यहाँ पर ऐसे वेक्टर फॉर्म में गिराई जाए किसी तल पर और फिर पूछे कि परावर्तित किरण जो जाएगी उसका सदिश क्या बनेगा, तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए, इसको वहाँ पर आप अप्लाई कर देना, ठीक। पूरे डेरिवेशन मत करना, वहाँ पे कोई काम नहीं उसका, ठीक है। कैसे बना वो बताया मैंने, लेकिन आपको डायरेक्ट ये याद रखना है। मान लो इस पर एक सवाल करते भी हैं, देखिए सवाल इस पर बहुत आसान होते हैं। कैसे, देखिए एक किरण ऐसे गिरी, कितने कोण पर, थीटा पर, लेकिन इसका वेक्टर दिया है कितना 3i - 2j - 4k, ये सदिश दिया। तो क्या करोगे, तुरंत इसको आप क्या लिखा था, ए कैप से लिखा था ना, तो इसको यूनिट वेक्टर, ये तो ए वेक्टर है ना, ये ए वेक्टर जो दिया होगा उसको आप वेक्टर नाम देंगे तुरंत, ए वेक्टर बराबर इतना, तो ए कैप कितना बना, तो ए कैप कितना बनेगा 3i 2j 4k, ऐसे लिखोगे। क्यों, क्योंकि ये बराबर होता है वेक्टर ए अपान ए का परिमाण, ठीक। तो वेक्टर फॉर्म उसका लिख दिया। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितने बने 25, 4 29, तो कितना आया 3i - 2j - 4k बटे में आया 29 अंडर रूट में। मतलब कोई भी सदिश जब आपको दिया जाएगा तो तुरंत उसका क्या निकालोगे, यूनिट वेक्टर आपको बना लेना है वहाँ पर, ठीक। अब देखिए अभिलंब कहाँ है, ये किरण ऐसे गिरी, तो ये x, ये y, तो z कहाँ होगा, बाहर। तो जो किरण गिरी किस पर गिरी, तो ऐसे गिरी है, x पर भी है और z पर भी है, तो ये क्या कहलाया, xz तल कहलाया, xz तल पर गिरी है। तो जो अभिलंब बना उसको लिखो n कैप, क्या होगा, तो n कैप जो भी होगा वो y अक्ष पर होगा, तो y अक्ष क्या बन गया, j कैप, क्योंकि y पर कौन सा सदिश, j कैप। अब जो फार्मूला बना था, फार्मूला क्या बना था, b कैप बराबर a कैप -2 ए कैप डॉट एन कैप, बाहर एन कैप, ए कैप की वैल्यू कितनी आई है 3i 2j 4k अपान रूट 29 -2, फिर ए कैप कितना, तो 3i - 2j - 4k अपान 29, जे कैप और बाहर कितना बना, एक और जे कैप, ठीक। अब अगर इस जे कैप से इसकी गुणा करो तो केवल जे बचेगा, बाकी सब गायब होंगे, क्योंकि आई डॉट जे 0 होता है, के डॉट जे 0 होता है, तो बचा कितना 3i 2j 4k अंडर रूट 29 -2, अंदर कितना बचा, तो जे डॉट आई 0 ख़त्म, इसकी गुणा करा तो माइनस का 2, जे और जे ख़त्म, इससे गुणा किया तो 0 बटा कितना बना 29, बाहर कितना बना जे कैप।
अब इनकी अगर गुणा कर दोगे तो कितना आएगा 3i 2j 4k बटा 29 माइनस माइनस हो गए प्लस, कितने बने 4j बाई 29, जे वाले जोड़ लो बाकी सब ऐसे 3i, ये प्लस का घटा तो कितना बना प्लस का 2j माइनस 4k अपान 29। तो ये किसकी वैल्यू आ गई बी कैप। बी कैप क्या है, जो भी परावर्तित किरण हुई उसका सदिश। ठीक, तो जो वेक्टर फॉर्म में अगर मान लो इसी पे पूछे जाए, रिफ्लेक्टेड रे वेक्टर फॉर्म में पूछ ली जाए तो उसके लिए आप डायरेक्ट इस फार्मूले को अप्लाई कर लें। लेकिन रूल क्या है कि जो सदिश जो गिरेगी किरण उसको पहले आप वेक्टर नाम देंगे और फिर उसका तुरंत यूनिट वेक्टर निकाल लेना। ठीक है, नॉर्मल दिया जाए तो लेना, अदरवाइज आप क्या करेंगे वाई अक्ष पर ले लेना है तो जे कैप हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन करने थे आपको। तो ये तो खैर इसकी कहानी सब खत्म हुई। वेक्टर में जितने भी प्लेन मिरर की कंडीशन थी, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो प्लेन मिरर की कंडीशन थी वो ख़त्म हो गई। ठीक है, अब बचा क्या, तो स्फेरिकल मिरर पे आते हैं। ठीक, तो स्फेरिकल मिरर जो होगा नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें आपको स्फेरिकल मिरर पर कंडीशंस आपको देंगे। ठीक है।